हड्डियों में या जोड़ों में दर्द की समस्या अक्सर लोगों को हो जाती है। अगर शुरुआत में ही हम हड्डियों की मजबूती की तरफ ध्यान दें तो आगे चल के हमें अर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं उर्वशी कपूर और जागरण डायलॉग्स के इस सेशन में हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे कि हड्डियों में दर्द के क्या कारण हो सकते हैं और उनका उपाय क्या होता है। हमारे साथ जुड़े हैं दो खास मेहमान जिनका मैं परिचय कराना चाहूंगी। So we have with us Dr. Sandeep Kapoor, who is the trauma and joint replacement surgeon and director at Health City Super Speciality Hospital, Lucknow. Sir, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर सारांश गुप्ता, who is a spine surgeon at Indian Spinal Injury Center, New Delhi. सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपकी को होस्ट रूही परवेज। हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और मेरा पहला सवाल है डॉक्टर सारांश से। जैसा कि आजकल बैक पेन की समस्या बहुत ही आम हो गई है, लोग अक्सर माइल्ड से लेकर सिवियर बैक पेन की शिकायत करते हैं, तो ऐसे में इसका क्या इलाज है? जी, देखिए, बैक पेन जो है बहुत ही कॉमन एलिमेंट है। कॉमन कोल्ड के बाद में सेकेंड मोस्ट कॉमन एलिमेंट टू अफेक्ट द मैनकाइंड, वो बिकॉज ऑफ इरेक्ट पोस्चर, बैड पोस्चर, दैट इज बैक पेन। बैक पेन यूजुअली लोगों को दो तरह के कंडीशंस की तरह प्रेजेंट कर सकता है। एक है एक्यूट बैक पेन जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, और एक होता है क्रॉनिक बैक पेन जो कि लंबा ड्यूरेशन का होता है। 3 महीने से ऊपर का बैक पेन को हम क्रॉनिक बैक पेन कहते हैं। एक्यूट बैक पेन यूजुअली ज्यादातर कंडीशंस में स्ट्रेन कह लीजिए या फिर मोच आ गया, लचक आ गया, उस वजह से होता है। वेरएज क्रॉनिक बैक पेन थोड़ा सा किसी अंडरलाइंग कंडीशन या पैथोलॉजी की वजह से होता है, जैसे कि इन्फेक्शन हो गया या फिर ट्यूमर हो गया, किसी तरह का कैंसर हो गया, या फिर डिजेनरेटिव कंडीशन जैसे किसी को डिस्क स्लिप हो गया, या फिर स्पाइन में ऑस्टियोफाइट्स जब बन जाते हैं, हड्डियां बड़ी हो जाती हैं, लिगामेंट्स मोटे हो जाते हैं, तो फिर स्पाइनल स्टेनोसिस होती है जिसकी वजह से भी बैक पेन हो सकती है। नहीं तो अगर हड्डी में आगे पीछे की अलाइनमेंट थोड़ी चेंज हो जाए, जिसको हम स्पॉन्डाइलोलिसिस कहते हैं, या फिर टेढ़ापन कमर में, टाइफोसिस या स्कोलियोसिस, उनमें हो सकती है। ज्यादातर कंडीशंस में जब एक्यूट बैक पेन होती है तो 48 to 72 आवर्स में अगर पेशेंट थोड़ा सा आराम करे, सिकाई करे, एंटी इन्फ्लेमेशन ले, फिजियोथेरेपी कराएं, तो उनसे वो बेटर हो जाते हैं। हाँ, बट कुछ कंडीशंस होती है जिनको हम रेड फ्लैग्स कहते हैं, जिनका पेशेंट्स को बहुत ध्यान रखना चाहिए, और अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो उनको डॉक्टर से इमीडिएटली कांटेक्ट करना चाहिए। इनको हम रेड फ्लैग्स कहते हैं, मतलब डेंजरस सिग्नल। जैसे कि अगर पेशेंट को बैक पेन के साथ में फीवर है, या फिर अगर पेशेंट को पैरों में वीकनेस या फिर सुनपन, नमनेस लगती है, या फिर पेशेंट को लगता है कि टॉयलेट कंट्रोल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर वेट लॉस हो रहा है साथ में, या फिर अगर पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है किसी वजह से, जैसे कि अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पे लॉन्ग टर्म से हैं, या फिर HIV से ग्रस्त हैं, उन कंडीशंस में, उन पेशेंट्स में, या फिर अगर पहले किसी को कैंसर की हिस्ट्री रही है, तो उसमें फिर थोड़ा सा उसको हमें डॉक्टर से सलाह लेके, अगर रिक्वायर्ड है तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के साथ में फिर आगे प्रोसीड करना चाहिए। हाँ, पर ज्यादातर बैक पेन जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, और अगर पेशेंट्स अपने लाइफस्टाइल को बेटर कर लें, जैसे कि डेली वॉकिंग की आदत डालें, एक्सरसाइज की आदत डालें, पोस्चर का ध्यान रखें, लंबा बैठे नहीं, ओबेसिटी को थोड़ा कम करें, उन सब से हम बेटर इससे इजाद पा सकते हैं। जी, सो डॉक्टर सारांश ने हमें बताया कि कैसे जिन लोगों को भी बैक पेन की समस्या है उनको क्या ऑप्शंस, ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, और उनको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगला सवाल है मेरा डॉक्टर संदीप कपूर से। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसे कि हम अक्सर पढ़ते आते हैं कि विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, तो क्या इम्पोर्टेंस है विटामिन डी का, और अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या हो सकता है? ये विटामिन डी के ऊपर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया है। हम लोग आजकल विटामिन डी डेफिशिएंसी की बिल्कुल एक तरीके से एपिडेमिक से गुजर रहे हैं, और अधिकांश पेशेंट्स जो हम लोग के पास ओपीडी में आते हैं ये बताते हुए आते हैं कि थकान सी रहती है, शरीर में दर्द रहता है, हड्डियां दुखती हैं। तो एक विटामिन डी, आजकल फिजिशियन भी एक टेस्ट कराने लग गया है कि विटामिन डी का टेस्ट करा लिया जाए। विटामिन डी के बारे में अगर कहा जाए तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन ऑफ द बॉडी, और विटामिन डी का जो रोल है वो बेसिकली शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए है।
तो एक्चुअली कैल्शियम की डेफिशिएंसी शरीर में यूजुअली नहीं होती है, अधिकांश पेशेंट्स में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। तो अगर विटामिन डी आदमी को कम मात्रा में मिलेगा तो शरीर में कैल्शियम डाइट से एब्जॉर्ब नहीं होगा। ज्यादातर हम लोगों की डाइट में कैल्शियम सफिशिएंट होता है, लेकिन जो डेफिशिएंसी होती है वो विटामिन डी के लिए होती है। और जबकि अगर विटामिन डी को देखा जाए तो उसका अवेलेबिलिटी बहुत ईजी है। अगर आदमी सुबह शाम 10-10, 15-15 मिनट के लिए अगर वो धूप में खड़ा हो जाएगा तो अल्ट्रावायलेट रेज से ही विटामिन डी मिल जाता है। सी फूड के अलावा फिश लिवर ऑयल, सामन फिश होती है, और मशरूम्स में अच्छा होता है। तो अगर सही डाइट, सीरियल्स और ये सब लिए जाएं तो विटामिन डी आदमी को सफिशिएंट मात्रा में मिल जाती है। आमतौर पे आदमी की रिक्वायरमेंट 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे की होती है, जो कि डाइट में होती है। लेकिन सबसे अहम चीज जो है इसमें विटामिन डी को लेकर के, कि हम लोग अब पेशेंट्स को फूड में फोर्टिफाई करने लग गए हैं, उनको हम सप्लीमेंट्स के रूप में देने लग गए हैं, और डेफिशिएंसी से जो दिक्कतें होती हैं, क्योंकि ये बोन, मसल, टीथ और हार्ट, इन सब के लिए विटामिन डी इंपॉर्टेंट होता है। तो पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं हड्डियों में दर्द हो रहा है, मसल्स के साथ फटीग हो रही है, कभी कभी दांत की भी कंप्लेंट्स बताते हैं, जो कि डेंटल सर्जन आप लोग पिछले प्रोग्राम में अपना बता चुके होंगे। और इन चीजों के साथ जब कभी भी पेशेंट आता है, उनको हम लोग सप्लीमेंट्स अगर दे देते हैं तो ज्यादातर वो करेक्ट हो जाता है। और बहुत ज्यादा जब कमी होती है तो बच्चों में रिकेट्स होती है, जिससे डिफॉर्मिटीज हो सकती हैं, तिरछापन हो सकता है। एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया कहलाता है, ऑस्टियोपोरोसिस होती है। तो विटामिन डी का रोल जो है वो कैल्शियम से डायरेक्टली संबंधित है। विटामिन डी की मात्रा, मैंने रिपीट करूंगा, 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट्स एवरी डे ये मिलती है। अगर चाहे वो मरीज को नहीं मिल रही है तो वो डाइट के अलावा सप्लीमेंट्स पे ले। जी, सो डॉक्टर संदीप कपूर ने हमें बताया कि कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है विटामिन डी हमारी बॉडी के लिए। अगला सवाल है मेरा डॉक्टर सारांश के लिए। डॉक्टर सारांश, कुछ लोगों को दिक्कत होती है, लिगामेंट रप्चर हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे नी इंजरी हो गई, तो ऐसे में क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं, एंड इज सर्जरी द ओनली ऑप्शन? देखिए, लिगामेंट इंजरी जैसा आपने बिल्कुल ठीक बताया, और आपने बहुत अच्छा सवाल भी पूछा। दैट इज मोस्ट कॉमन इन द नी जॉइंट, क्योंकि नी में देयर इज अ वाइड अमाउंट ऑफ मस्कुलेचर और साथ में लिगामेंट जो कि नी को स्टेबलाइज करते हैं। स्पेशली जो 2-4 लिगामेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं हमारे नी में, इज एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और मेनिस्कस। ये नी को स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं और जॉइंट मूवमेंट्स में भी हेल्प करते हैं, और प्रोप्राइसेप्शन में, मतलब जॉइंट मूवमेंट का एहसास, उसमें भी इंपॉर्टेंस इनकी होती है। अगर किसी को चोट लगती है, चोट लगने के बाद में और किसी का लिगामेंट टूटता है, और अगर पेशेंट को एक्यूट फेज में हम उनको थोड़ा रेस्ट करने की सलाह देते हैं, साथ में कुछ मेडिकेशन जिससे स्वेलिंग कम हो जाए, पेन कम हो जाए, और 2 से 3 हफ्ते बाद में अगर हम उनका एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम को हम स्टार्ट करते हैं, तो सारी स्टडीज में और अपने एक्सपीरियंस में हमने ऐसा देखा है कि अराउंड 60 to 70% लोग उनसे बेटर हो जाते हैं। जिन लोगों में परसिस्टेंट एपिसोड्स ऑफ इंस्टेबिलिटी रहता है, पेशेंट को लगता है कि नहीं, मुझे तो बहुत घुटने में ऐसा लगता है कि वीकनेस है, लचक आ जाती है, मैं चलते चलते गिर जाता हूँ, या फिर सीढ़ी चढ़ने उतरने में मेरे को ऐसा लगता है कि घुटना कंट्रोल लूज कर देगा, उन पेशेंट्स में हमें रिक्वायरमेंट होती है कि हम वो जो लिगामेंट जो टूट गया है उसको हम रिकंस्ट्रक्ट करें, ताकि नी में एक सपोर्ट आ जाए। दूसरी इंजरी मोस्ट कॉमनली जो रहती है वो मेनिस्कस की इंजरी रहती है, जो कि हमारे घुटने के बीच में एक कुशन की तरह काम करती है, ऊपर और नीचे की हड्डी के बीच में। ये ज्यादातर या तो चोट लगने के बाद में, नहीं तो डीजेनरेटिव, जो कि 40 साल के ऊपर के लोग होते हैं, जिनमें बिना किसी चोट के, एज अ पार्ट ऑफ वेयर एंड टेयर ऑफ ड्यू टू एजिंग, जब डैमेजेस होते हैं, उस तरह से हो सकती है। सिमिलरली इन कंडीशंस में भी डीजेनरेटिव में तो बहुत ज्यादा किसी सर्जरी का रोल रहता नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोग 70 to 80% लोग बेटर हो जाते हैं। अगर पेशेंट कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि घुटना पूरी तरह से सीधा नहीं हो पा रहा, उसमें लॉकिंग उनको फील होती है कि घुटना पूरा सीधा नहीं हो पा रहा, पूरा मुड़ नहीं पा रहा, या बहुत सिवियर पेन है विच इज रेजिस्टेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, तभी हम उनमें सर्जरी की सलाह देते हैं। तो इन अ नटशेल,
ज्यादातर लोग कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से बेटर हो जाते हैं। हाँ, शायद 20 to 30% लोगों का ब्रैकेट रहेगा जिसमें कि सर्जरी की रिक्वायरमेंट रहती है। उन्हीं लोगों में हम सर्जरी की सलाह देते हैं। हाँ, बट अगर पेशेंट को इंजरी हुई और उनका नी डिसलोकेट करता है या फिर मल्टीपल लिगामेंट्स इंजर्ड हैं, 2 या उससे ज्यादा लिगामेंट, तब सर्जरी की प्राइमरी हमारे पास में सलाह रहती है। जी, डॉक्टर सारांश ने बहुत आसान भाषा में समझाया लिगामेंट इंजरी और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को उसे समझने में आसानी हुई होगी। मेरा अगला सवाल है डॉक्टर संदीप कपूर के लिए। सर, आजकल जैसे देख रहे हैं कि यंगर जनरेशन में भी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है, तो क्या इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है या इसे किसी तरह कंट्रोल किया जा सकता है? सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि आर्थराइटिस है क्या। जी। और आर्थराइटिस हिंदुस्तान में अधिकांश बढ़ती उम्र की वजह से है और घुटनों को इन्वॉल्व कर रही है। तो हम लोग के पास पेशेंट्स आम तौर पे पहले जो आते थे, मैं पिछले 30 साल का हमारा अपना तजुर्बा है गठिया के साथ, तो आमतौर पे हम लोग को पेशेंट्स 55, 60, 65 इस उम्र में गठिया के साथ मिलते थे। अब यंगर पेशेंट्स आने लग गए हैं, जिसको हम लोग कॉमनली ऑस्टियोआर्थराइटिस की अगर बात कर रहे हैं, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में मैं भी थोड़ा रुक के बताऊंगा। लेकिन चूंकि आपने यंग पेशेंट्स की गठिया की बात की है, तो यंग पेशेंट्स की गठिया कुछ खास वजहों से होती है। जैसे रिमेटॉयड आर्थराइटिस एक कॉमन आर्थराइटिस कहलाती है, कॉमनली फीमेल्स में होती है, 15 से 25 साल के बीच में होती है, अक्सर छोटे जोड़ों को इन्वॉल्व करती है, जोड़ों में सूजन आती है, मॉर्निंग में स्टिफनेस रहती है और अल्टीमेटली बहुत क्रिपलिंग यानी कि बहुत ज्यादा डिसेबिलिटी वाली आर्थराइटिस को लीड करती है। इसका खास दवाओं से इलाज चलता है और इसको रिमेटोलॉजिस्ट भी ट्रीट करते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स भी ट्रीट करते हैं। तो रिमेटॉयड आर्थराइटिस एक बीमारी वाली आर्थराइटिस है जिसको हम लोगों को आइडेंटिफाई करना चाहिए और काफी कॉमन है, उसका इलाज करना चाहिए। इलाज संभव है। पहले मेडिकल ट्रीटमेंट चलता है जो कि लाइफ लॉन्ग चलता है। जब मेडिकल ट्रीटमेंट फेल होता है तो सर्जरी उसका आंसर है और सफल इलाज है। इसके अलावा चोटों से अगर जोड़ क्षतिग्रस्त हो जाएगा, अभी डॉक्टर सारांश ने बताया, घुटने में अगर चोट लगी और जोड़ की सतह खराब हो गई, तो वो जोड़ की सतह के बाद खराब होने से उसका कार्टिलेज डैमेज होता है, वो आर्थराइटिस को लीड करता है। तो वो भी एक तरीके की ऑस्टियोआर्थराइटिस है, लेकिन चूंकि चोट्स की वजह से होती है तो वो प्राइमरी नहीं सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहलाती है। दूसरा, अक्सर यूरिक एसिड बढ़ता है, उससे देखने को मिलता है। हाँ, हिंदुस्तान में एक कूल्हे की आर्थराइटिस भी कॉमन है, जो कि अक्सर शराब पीने की वजह से कूल्हे का जोड़ खराब होता है, उसको हम लोग एवास्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं। और कूल्हे के जोड़ का बॉल खराब होकर के उसमें खून का दौड़ान खत्म होता है और उसका गोलाकार जो हिप जॉइंट होता है, बॉल और सॉकेट का जॉइंट होता है, तो बॉल और सॉकेट जॉइंट में बॉल का आकार चेंज हो जाता है और कूल्हे में गठिया हो जाती है, जो कि हिंदुस्तान में कॉमन है, एवास्कुलर नेक्रोसिस कहलाती है। ऐसे ही एंकुलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, तो मतलब ये कम उम्र के मरीजों की गठिया की बीमारियां हैं। इसके अलावा अब जो हम लोग को अक्सर देखने को मिल रही है, काफी यंग पेशेंट्स में 40, 45, 50 घुटने के जोड़ के खराबी के साथ आ रहे हैं और ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है। मतलब कोई वजह नहीं है गठिया की, लेकिन जोड़ खराब हो रहे हैं, वेट बियरिंग जॉइंट्स खराब हो रहे हैं। तो इन सब के ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही समय पे उनका डायग्नोसिस की जाए और उनका इलाज किया जाए। और हिंदुस्तान में बेसिकली घुटने की गठिया कॉमन है, विदेशों में कूल्हे की गठिया ज्यादा कॉमन है। तो हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो यंग पेशेंट अगर आएगा तो वो अक्सर कूल्हे की गठिया के साथ आता है और जो ओल्ड पेशेंट आता है वो घुटने की गठिया के साथ आता है। लेकिन घुटनों में भी अब यंगर पेशेंट्स में गठिया मिलने लग गई है और बाकी जितनी हमने यंग पेशेंट्स की गठिया बताई है वो बीमारी वाली गठिया है और सभी किस्म की गठिया का साधारण इलाज है और अल्टीमेटली टोटल निवारण उसका सर्जरी से है। तो गठिया होने से घबराए नहीं, चाहे पेशेंट यंग हो या ओल्ड हो, सही समय पे उसका इलाज कराएं और उसका इलाज पूरा संभव। जी, जैसे कि डॉक्टर ने बताया कि अगर किसी को गठिया है या उससे मिलते जुलते लक्षण है तो घबराने की बात नहीं है, उसका इलाज संभव है। अगला सवाल है मेरा डॉक्टर सारांश से। डॉक्टर सारांश, कुछ लोगों को जिनको
स्पाइन में इश्यूज होते हैं या डिस्क की प्रॉब्लम होती है, उनके टोज में या फिंगर्स में नमनेस आ जाती है। तो इससे जुड़े मेरे दो सवाल हैं कि क्या नमनेस का मतलब नर्व डैमेज होता है, और दूसरा सवाल ये है कि मान लीजिए अगर आपको 1 साल पहले बैक की प्रॉब्लम हुई जिससे कि नमनेस आ गई आपके किसी टो में, लेकिन बैक की प्रॉब्लम ठीक हो गई है बट नमनेस अभी 1 साल बाद अभी भी है, तो ये इसका क्या कारण हो सकता है? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, नमनेस के कुछ रीजंस होते हैं जो कि स्पाइनल कॉजेज भी हो सकते हैं और नॉन स्पाइनल कॉजेज भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो उस पर चर्चा कर लेते हैं। स्पाइनल में जैसे आपने बताया कि पेशेंट को स्पाइन में डिस्क है या फिर लिगामेंट्स मोटे हो गए जिसको हम स्पाइनल स्टेनोसिस कहते हैं, नहीं तो सर्वाइकल स्पाइन में अगर कोई दबाव है तो पेशेंट को माइलोपैथी होती है। स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस में खराबी आती है, जैसे पेशेंट को प्रेजेंट कर सकता है पैरों में दर्द होना, हाथों में दर्द होना, हाथों पैरों में सुनपन, हाथों पैरों में वीकनेस, चलने में लड़खड़ाहट आना। दूसरा कंडीशन होता है नॉन स्पाइनल कॉजेज, जिसके मुख्य कारण कुछ रहते हैं, जैसे कि अगर कोई पेशेंट को न्यूरोपैथी है, न्यूरोपैथी के रीजंस रहते हैं, जैसे पेशेंट को अगर डायबिटीज लॉन्ग टर्म से हुआ तो उसमें नसें कमजोर हो जाती हैं जिसको हम न्यूरोपैथी कहते हैं, या फिर अगर पेशेंट को लॉन्ग टर्म से अल्कोहल या स्मोकिंग की आदत रही है, या फिर अगर पेशेंट की उम्र बहुत ज्यादा है तो भी उम्र के साथ में भी नसों में थोड़े से बदलाव आते हैं जिसको हम एज रिलेटेड न्यूरोपैथी कहते हैं। तो एक तो पहले तो डिस्टिंग्विश करना है कि बिटवीन स्पाइनल एंड नॉन स्पाइनल कॉजेज। अगर पेशेंट को स्पाइन की वजह से न्यूरोपैथी आती है या फिर हाथों पैरों में सुनपन आती है, बट यूजुअली उसमें एक स्पेक्ट्रम होता है जिसमें पेशेंट पेन भी बताएगा, वीकनेस भी बताएगा, सुनपन भी बताएगा, चलने फिरने में लड़खड़ाहट बताएगा, या फिर वॉकिंग डिस्टेंस उनका कम हो जाएगा। उस कंडीशन में अगर हम किसी तरह से उसका ट्रीटमेंट करते हैं, बीट वाया मेडिसिन या फिर अगर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट फेल होती है तो हम उसमें सर्जिकल ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं। उसमें भी यूजुअली जो सीक्वेंस रहता है जिसमें कि हमारा जो जितने भी डेफिसिट्स हैं वो बेटर होते हैं, उसमें देखा गया है कि सबसे पहले पेन बेटर होता है, उसके बाद में ताकत आनी वापस चालू होती है और उसके बाद में फिर नमनेस जाती है। तो यूजुअली 3 से 6 महीने के आसपास लग जाते हैं अगर हम किसी भी तरह से स्पाइन की ट्रीटमेंट करें जिसमें नमनेस रिकवर होती है। हाँ, जब भी लॉन्ग टर्म से स्पाइन में नसें दबी रहें तो कुछ रेजिडुअल चेंजेस रहते हैं। अगर वो स्पाइनल कॉर्ड में हो तो उसको हम माइलोमलेशिया कहते हैं। अगर वो नसों के लेवल पे हो, मतलब कि अगर हमारी स्पाइन में लंबर स्पाइन के नीचे की नसें इन्वॉल्व हो, तो उसमें हम रेजिडुअल न्यूरोपैथी कहते हैं, जिसमें कि वो शायद कुछ कंडीशंस में या कुछ परसेंटेज ऑफ पीपल में वो रिकवर नहीं करती है। तो अराउंड 10 to 20% ऑफ द पीपल जिनको हम स्पाइन के केसेस में हम ऑपरेट करते हैं उनमें नमनेस रेजिडुअल रह सकती है, और हो सकता है कि वो 1 साल या 18 महीने लगे या फिर वो परमानेंटली पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए। इसके लिए एक टेस्ट हम कराते हैं जब भी कोई पेशेंट ऐसा आता है जिसको हम नर्व कंडक्शन स्टडीज कहते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि प्रॉब्लम स्पाइन की वजह से ही है या फिर साथ में नसों की भी इन्वॉल्वमेंट हो रही है। अगर वो न्यूरोपैथी रहती है तो यूजुअली उसमें इतना अच्छे रिजल्ट्स नहीं रहते हैं अगर हम नमनेस की बात करें। हाँ, बट अगर स्पाइन से रिलेटेड है तो जैसे मैंने बताया कि एक स्पेक्ट्रम होता है पूरा, वो धीरे धीरे सारी चीजें वो बेटर होती है। ऑप्टिमली अराउंड 6 मंथ्स के आसपास में सारी चीजें बेटर होती है। जी। जैसे डॉक्टर सारांश ने बताया नमनेस से जुड़ी नॉन स्पाइनल और स्पाइनल इश्यूज के बारे में, आई एम श्योर आपके काफी सवालों के जवाब मिले होंगे। मेरा अगला सवाल है डॉक्टर संदीप कपूर से। सर, जैसा कि उम्र के साथ बोन डेंसिटी कम होती जाती है, तो क्या हम 60 साल की उम्र के बाद बोन डेंसिटी को बढ़ा सकते हैं या हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं? हाँ, ये भी एक काफी ज्वलंत सवाल है और काफी बर्निंग इशू है आज की तारीख में एजिंग पॉपुलेशन के साथ। और प्रेजेंटली इस शताब्दी की अगर बात करें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है, यानी कि औसत आयु मरीजों की जीने की बढ़ती जा रही है। बढ़ती उम्र के साथ अपनी समस्याएं हैं, जिसमें आपने ठीक एक सवाल जो रेज किया बोन डेंसिटी के ऊपर, वो सबसे अहम है। तो मरीज जो पहले 70 साल जीता था आज 80 जीता है, जो पहले 75 जीता था आज 85 जीता है, जो 80-90 जीता था वो 90-95 जीता है। जैसे जैसे शरीर की उम्र बढ़ती है हड्डियां जो हैं वो शिथिल होती जाती हैं और ब्रिटल हो जाती हैं। तो इसको जो बोन डेंसिटी आपने वर्ड इस्तेमाल किया, बोन डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी बोन्स के अंदर कैल्शियम की मात्रा का मेजर है, और जब कैल्शियम कम हो जाता है तो बोन डेंसिटी कम हो जाती है। और इसको हम लोग जो भाषा में कहते हैं, अब अधिकांश लेमैन भी समझते हैं,
अधिकांश जनता समझती है कि ये ऑस्टियोपोरोसिस कहलाती है। तो मेल पेशेंट्स में ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा उम्र में आती है, फीमेल पेशेंट्स में अर्ली आती है, जिसको हम लोग पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। यानी महिलाओं में जब महीने बंद हो रहे होते हैं उस समय हार्मोन्स शरीर में कम होता है, और ईस्ट्रोजन जो महिला वाला हार्मोन है उसका काम है कैल्शियम को बोन्स के अंदर रखना। तो जैसे महीने बंद हो रहे होते हैं हार्मोन्स की मात्रा गिरती है और बोन्स से कैल्शियम बाहर निकलने लगता है। तो महिलाओं में 50-55 साल की उम्र के आसपास 45 ये चेंजेस आने शुरू होते हैं और वो बोन डेंसिटी कम हो जाती है। मेल्स में ये लेट होती है, वो लगभग 60-65 की उम्र में होती है। तो बोन डेंसिटी कम होना यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस होना, और उसका आजकल नाप भी किया जाता है, हम लोग क्वांटिफाई करते हैं और बीएमडी टेस्ट कहलाता है। अब सवाल इसका उठता है कि बोन डेंसिटी को बढ़ाया कैसे जाए। तो बोन डेंसिटी एक बहुत सिंपल सरल शब्दों में कहा जाए, लगभग 30 से 35 साल की उम्र तक हड्डियों में जितना कैल्शियम बल्कि ज्यादा डिपॉजिट होता है और हड्डियों से निकलता कम है। ये एक इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस होता है कि जो कि एक यंग पेशेंट की हड्डियों को सुदृढ़ रखता है। जैसे ही 45-50 की उम्र में आता है हड्डियों से कैल्शियम निकलता जाता है, अंदर जमा कम होता है, इस वजह से डेंसिटी कम होती है। और उसके कुछ रीजंस जैसे कॉमन है, एक तो एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट। अगर कोई पेशेंट बढ़ती उम्र का है, जो सबसे साधारण चीज है, अगर अपनी बोन्स में कैल्शियम को मात्रा बढ़ाना है तो अपनी एक्टिविटी एक एडिक्वेट लेवल की 30 मिनट 35 मिनट की 40 मिनट की एक्सरसाइज रखे। डाइट अपनी बैलेंस्ड रखे, डाइट में भी एडिक्वेट बॉडी वेट मेंटेन करे, जिसमें प्रोटीन की डाइट ज्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो। सॉल्टी फूड्स, कैफिनेटेड बेवरेजेस, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब, स्मोकिंग तो नहीं हो, अल्कोहल अगर है तो वो मॉडरेशन में हो। डाइट में बैलेंस से मतलब है कि एडिक्वेट मात्रा हो कैल्शियम की। तो मिल्क प्रोडक्ट्स ले। साथ में अब अगर जरूरत पड़ती है 60 के ऊपर तो महिलाओं में खास तौर से कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले। विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट हैं कि एक समय के बाद एब्जॉर्प्शन में भी प्रॉब्लम आती है। तो कैल्शियम की भी तरह तरह के होते हैं, ये भी समझना जरूरी है जो लेमैन को है कि कैल्शियम कार्बोनेट लें तो उसका लिंक फूड के साथ है, तो मतलब आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद खाने से लें। अगर साइट्रेट लेते हैं तो उससे मतलब नहीं होता। तो अपने डॉक्टर से ये भी सलाह करें कि हमें अगर कैल्शियम लेना है तो कैसे लें, खाने से। अगर वैसे एक बेसिक रूल बना लें तो कैल्शियम का अगर सप्लीमेंट लेना है तो खाने के या तो आधा 1 घंटा पहले लें या आधे 1 घंटे बाद लें, उससे कोई नुकसान नहीं होना है। दूसरा, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले लें। साथ में इसके पहले भी मैं बता चुका हूं कि एडिक्वेट सनलाइट, साथ में फोर्टिफाइड फूड्स, इन सब चीजों पे ध्यान रखते हुए 60 के बाद अपनी आप उसकी बोन की डेंसिटी को इम्प्रूव्ड रख सकते हैं। जी, जैसा कि डॉक्टर संदीप कपूर ने बताया कि कैसे आप अपनी बोन डेंसिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं। अगला सवाल है मेरा डॉक्टर सारांश से। डॉक्टर सारांश, जैसे कि हम जानते हैं कि काफी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या जो ऑफिसेज में भी जाते हैं, स्ट्रेच में उनको 8 से 9 घंटे बैठना पड़ता है कंप्यूटर स्क्रीन के आगे। तो ऐसे में बैक की प्रॉब्लम्स की शिकायत करते हैं लोग। सो पोस्चर, आप हमें बताइए कि हाउ इम्पोर्टेंट इज पोस्चर, या लाइफस्टाइल हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है? आपने बिल्कुल सही पूछा। जैसे बैक पेन, जैसे मैंने पहले भी बताया, बहुत ही ज्यादा कॉमन है। कॉमन कोल्ड के बाद में सेकंड मोस्ट कॉमन एलिमेंट है और यूजुअली 70 to 80% लोगों की शिकायत रहती है कि हमें बैक पेन से प्रॉब्लम होती है। अभी इसमें पोस्चर के साथ साथ में आई विल से कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन करते हैं कि हाँ, कौन से पेशेंट्स को बैक पेन की इंसिडेंस ज्यादा रहेगी। उनमें से एक तो बैक पोस्चर, जैसे आपने बिल्कुल सही बताया। दूसरा हो गया लैक ऑफ एक्सरसाइज। अगर पेशेंट की डेली दिनचर्या में वॉकिंग नहीं है या फिर एक्सरसाइज नहीं है तो हमारे कमर की मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स वो वीक रह जाती हैं, जिससे कि हमारे बैक को प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पाता, बैक में पेन चालू हो जाती है और डिजेनरेशन चालू होती है। तीसरा ओबेसिटी। अगर पेशेंट का वेट ज्यादा है, बीएमआई उनकी 25 से ज्यादा है, तो भी बैक पेन के इंसिडेंस ज्यादा रहती है। स्मोकिंग। अगर आपकी स्लीप प्रॉपर नहीं है, अगर एक फिक्स टाइम पीरियड पे आप नहीं सोते हैं, कुछ लोगों की मॉर्निंग शिफ्ट और नाइट शिफ्ट ऑल्टरनेट रहती है,
उन लोगों में ज्यादा प्रॉब्लम रहती है इसकी। तो 6 से 8 घंटे की स्लीप एट अ प्रॉपर टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिन लोगों को थोड़ा सा मानसिक तनाव रहता है, स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, उनमें भी देखा गया है कि बैक पेन का इंसिडेंस बहुत ज्यादा होता है। अभी आपके सवाल पे आते हैं कि पॉस्चर को कैसे ठीक रखा जाए। देखिए, पॉस्चर 3-4 तरह के हो सकते हैं। एक तो हो गया स्टैंडिंग पॉस्चर, आपका एक वॉकिंग पॉस्चर हो गया, एक बैठने का पॉस्चर हो गया, और एक हो गया लेटने का पॉस्चर। तो एक तो गोल्डन रूल ये है कि लेटने के अलावा जब आप दिन में हैं, आप वॉक कर रहे हैं, खड़े हुए हैं आप, या फिर बैठे हुए हैं, तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि 40 मिनट के ऊपर एक तो कंटिन्यूसली मत बैठे। हर 30 से 40 मिनट बाद अगर आप 1 या 2 मिनट के लिए भी खड़े हो जाते हैं तो स्पाइन में जितना प्रेशर बिल्डअप होता है उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल जाता है। दूसरा, जब भी बैठे हैं आप, अगर आप हम सिटिंग पॉस्चर की बात कर रहे हैं तो एक चेयर पे पूरा पीछे होके बैठिए। फिक्स्ड एंगल वाली चेयर होनी चाहिए, जिसका एंगल करीब 100 से 110 डिग्री के आसपास होना चाहिए। उसमें पूरा पीछे होके बैठिए, हिप भी पूरा पीछे लगा के बैठिए, और 40 मिनट के ऊपर कंटिन्यूस मत बैठिए। अगर आप लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे ज्यादा वर्क करते हैं तो आप ध्यान रखिए कि आपका जो मॉनिटर है वो आई लेवल पे हो, और आपका जो कीबोर्ड है वो अंडर द टेबल जैसे कन्वेंशनल अटैचमेंट रहती है, जिसमें हमारी जो एल्बोज रहती है वो 90 डिग्रीज पे हो, ज्यादा फ्लेक्स नहीं हो या ज्यादा एक्सटेंडेड नहीं हो, और हिप्स और हमारे नी का जो एंगल रहता है वो ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन में हमारे हो, और पैर, हमारे जो फुट है वो फर्मली प्लांटेड ऑन द ग्राउंड। ऐसा नहीं हो कि वो हवा में लटके हुए हैं या फिर पैर को बहुत ऊंचा करके हम बैठ रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। जब हम खड़े होते हैं तो हम ध्यान रखें कि हमारा जो गर्दन है, हमारा हेड है, वो शोल्डर के ऊपर बैलेंस हो, हमारी कमर सीधी हो, और हमारे दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस हो, और दोनों पैरों में इक्वल वेट आए। यही चीज हमें फॉलो करनी है जब हम चलते भी हैं। जब हम लेटते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि एक तो मैट्रेस बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं हो, इतना सॉफ्ट नहीं हो कि बॉडी एकदम उसके अंदर झूल जाए। दूसरी चीज, जब हम लेटेंगे तो अगर हम सीधा लेटने की आदत है तो एक पतला पिलो यूज कीजिए, ताकि आपकी गर्दन ज्यादा ना ऐसे मुड़ जाए। अगर हम करवट लेके लेटते हैं तो या ध्यान रखते हैं कि हाँ, शोल्डर और सर के बीच का जो गैप है वो हमें फिलअप करना है, तो थोड़ा सा मोटा तकिया यूज कीजिए। नी के नीचे अगर हम पिलो लगा लेते हैं तो उससे हमारा थोड़ा सा बैक में पॉस्चर मेंटेन रहता है, लॉर्डोसिस नॉर्मल मेंटेन रहती है, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। अदरवाइज यू कैन स्लीप ऑन द साइड ऑल्सो। बेली के ऊपर लेटना, उल्टा लेटना, वो एक ठीक आदत नहीं है। टीवी देखना लेट के पढ़ना, या फिर बेड पे बैठना या लेटना, या सोफे पे लंबा बैठना या लेटना, वो भी एक ठीक पॉस्चर को नहीं कहलाता। तो इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो आई एम श्योर कि 60 to 70% लोगों की जो बैक पेन की प्रॉब्लम है वो काफी बेटर हो जाएगी। जी, डॉक्टर सारांश ने पॉस्चर और बैक पेन से रिलेटेड जो भी टिप्स दिए हैं और जो इन्फॉर्मेशन दी है वो बहुत ही अच्छी और ज़रूरी है। आई एम श्योर आप चाहे घर से काम कर रहे हो या ऑफिस से काम कर रहे हो, ये टिप्स आपके बहुत काम आएंगे। मेरा अगला सवाल है डॉक्टर संदीप कपूर से। सर, ऑस्टियोपोरोसिस को कैसे डायग्नोज किया जा सकता है, इसके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है? देखिए, ऑस्टियोपोरोसिस की जांच का पहले हम लोग एक्सरेज में देखते थे। एक्सरेज में देखते थे कि उसमें बोन्स में डेंस उसकी लाइंस होती हैं, जिसको जैसे हिप का एक्सरे करते थे तो उसके इंडेक्स होते थे। काफी टेक्निकल चीजें हैं जिसको हम लोग इस समय एक जनरल पब्लिक को, लेमैन को नहीं समझा सकते। तो एक पहले एक्सरेज से अंदाजा लेते थे कि पेशेंट्स के ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं। आज भी इसका अंदाजा ले सकते हैं, और एक्सरेज से डॉक्टर को पता लग जाता है कि हाँ, बोन्स में डेंसिटी कम है, लेकिन उसको हम लोग क्वांटिफाई नहीं कर सकते। क्वांटिफाई मतलब उसका कोई मेजर नहीं हो सकता। तो उसके लिए अब स्कैन्स आ गए हैं, जैसे बोन मिनरल डेंसिटी, बीएमडी, डेक्सा स्कैन कहलाता है। तो वो डेक्सा स्कैन एक आइडियल स्कैन है जो कि पेशेंट्स को बताता है कि ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं है, तो यदि ऑस्टियोपोरोसिस है तो कितनी है। तो उसमें एक टी स्कोर देखा जाता है, और ये देखा जाता है कि टी स्कोर कैसा है, और उसमें वो स्टैंडर्ड डिविएशंस होते हैं कि -1.5 से -2.5 है, कि -2.5 के ऊपर है। तो अगर मात्रा कम होती है तो उसको ऑस्टियोपिनिया कहते हैं, और अगर -2.5 से ऊपर चली जाती है बोन डेंसिटी तो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। तो अब इसको हम लोग क्वांटिफाई करने लग गए हैं, और ये अच्छी बड़े लैब्स में लगते हैं। कुछ अब हॉस्पिटल्स में स्क्रीनिंग कैंप्स होते हैं जिसमें एड़ी रख करके वो चेक कर लेते हैं। तो वो एक रफ अंदाजा देता है, वो ये नहीं बताता कि एग्जैक्टली पेशेंट्स के ऑस्टियोपोरोसिस कितनी है। तो इस उन सब टेस्ट में जाने की बजाय अगर सही मायने में कहा जाए कि ऑस्टियोपोरोसिस का ट्रीटमेंट किया जाए या उसको बीएमडी को मेजर किया जाए, तो उसको आज की तारीख में एंडोक्रिनोलॉजिस्ट देखते हैं।
ऑर्थोपेडिक सर्जन्स देखते हैं और फिजिशियंस देखते हैं, और बोन स्कैन्स करा करके उसको क्वांटिफाई करते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस है कि नहीं है और कितनी। अच्छा, जहां तक ऑस्टियोपोरोसिस का सवाल है, अगर मरीज की ऑस्टियोपोरोसिस होती है तो उसकी प्रॉब्लम यूजुअली साइलेंट होती है। ज्यादातर, अधिकांश मरीजों में पता ही नहीं चलता कि उसके ऑस्टियोपोरोसिस है। दूसरी चीज, जो सिम्टम्स आते हैं तो अक्सर मरीज फ्रैक्चर के साथ आते हैं, और जो कॉमन फ्रैक्चर्स हैं वो कूल्हे की हड्डी, ये जो इट्स अ बिग इकोनॉमिक बर्डन टू द सोसाइटी, गवर्नमेंट, इंश्योरेंस कंपनीज। तो जब ऑस्टियोपोरोसिस होती है तो कूल्हे का फ्रैक्चर बहुत कॉमन है। अक्सर मरीज कूल्हे के फ्रैक्चर के साथ आता है, कलाई के फ्रैक्चर के साथ आता है, शोल्डर के फ्रैक्चर्स के साथ आता है। उसके अलावा आप लोग सड़क पे अक्सर लोगों को, जो बुढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उनको चलते हुए देखते होंगे, पीठ पे कुबड़ निकला होता है। तो ये कुबड़ इसलिए निकलता है कि रीढ़ की हड्डियां ऑस्टियोपोरोसिस से दब जाती हैं और पीछे मरीज की हाइट कम हो जाती है और कुबड़ निकल आता है। तो ये फ्रैक्चर्स और चीजें प्रिवेंट की जा सकती हैं बोन मिनरल डेंसिटी को असेसमेंट से। और जितनी हम लोगों ने पीछे बात की कि हम विटामिन डी दें, कैल्शियम सप्लीमेंट्स दें, एक्सरसाइजेस करें, पेशेंट्स को एडिक्वेट डाइट दें, तो इन सब चीजों के साथ आप लोग ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट कर सकते हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करने से देश का और सारी फैमिलीज और सोसाइटी में इकोनॉमिक बर्डन कम इसलिए कर सकते हैं कि फ्रैक्चर्स को प्रिवेंट करना है। हो गए तो ट्रीट होंगे, लेकिन प्रिवेंशन ऑफ फ्रैक्चर्स इज बाय असेसमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस एंड ट्रीटिंग ऑस्टियोपोरोसिस इन टाइम। तो वो आप पहले से भी दे सकते हैं, उसको हम लोग प्रोफिलैक्सिस कहते हैं। तो हम लोग जब ये समझते हैं कि बड़े बुजुर्गों में ऑस्टियोपोरोसिस की आशंका है, उन पेशेंट्स को पहले से ही सप्लीमेंट्स स्टार्ट कर दिए जाएं, जिससे कि फ्रैक्चर्स ना हो और मरीज स्वस्थ रहे। जी, सो डॉक्टर संदीप कपूर ने हमें काफी सरल भाषा में समझाया कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है और उससे आप कैसे बच सकते हैं। आखिरी सवाल ले लेते हैं, हम समय का अभाव है और सवाल हमारे पास बहुत हैं। तो एक यूजर का सवाल आ रहा है जो मैं डॉक्टर सारांश से आपके पास आना चाहूंगी कि उनका सवाल है कि एक नी में 20 साल पहले लिगामेंट इंजरी हुई थी उनकी और दूसरी में 5 साल पहले हुई थी। ही कैन नाइदर रन नॉर ही कैन वॉक फास्ट। सो क्या सर्जरी ही एकमात्र उपाय है? जैसा मैं समझ सकता हूँ कि एक 30 साल पहले एक नी में इंजरी हुई लिगामेंट की और 5 साल पहले दूसरे नी में लिगामेंट की इंजरी हो गई। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घुटने में लचक आती है आपको, या फिर आपको बहुत पेनफुल जॉइंट है आपको ऐसा लगता है कि जब भी चलते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं उतरते हैं, आपको कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं कि मैं चल नहीं पाऊंगा या मैं गिर जाऊंगा, हाँ, तब इम्पोर्टेंट है कि आप अपना एक ऑर्थोपेडिक सर्जन या फिर स्पोर्ट्स मेडिसिन के डॉक्टर से मिलके एक बार ये अपना चेकअप करा लीजिए। अगर उनको लगता है कि नी में बहुत ज़्यादा लचक है, बहुत लैक्सिटी है, तब हाँ, आपको शायद फायदा मिलेगा सर्जरी कराने से। बट अगर आपको ये चीज़ नहीं है, आपको लगता है कि नहीं, मेरे को कोई लचक नहीं है, मेरे को पेन नहीं है, और फिर भी आप नहीं चल पा रहे, तो शायद बेटर रहेगा कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के थ्रू एक एनरोल कराएं। 3 से 6 महीने में रिजल्ट्स देखें। अगर आपको लगता है कि नहीं, डिस्पाइट दैट 3 to 6 months ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन एंड नी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस आप फिर भी बेटर नहीं हुए, तब फिर रोल आता है कि हम एक सर्जिकल ऑप्शन को एक्सप्लोर करें। हाँ, बट बिना इवैल्यूएशन के बता पाना कि सर्जरी इंपॉर्टेंट है या नहीं, ये बड़ा मुश्किल है। सिम्टम्स आप बेहतर समझ पाएंगे। अगर लचक है, आपको कॉन्फिडेंस लूज कर रहे हैं चलने में, आपको लगता है गिरने की हालत हो रही है, या फिर बहुत पेनफुल जॉइंट है, तब सर्जरी की इम्पोर्टेंस है। जी, सो आई एम श्योर जो भी हमारे यूजर्स हैं उनको अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और समय का अभाव है, इसलिए आज के सेशन को हम यही वाइंड अप करते हैं। डॉक्टर संदीप कपूर एंड डॉक्टर सारांश गुप्ता, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को अवेयर करने के लिए कि कितना जरूरी है उनकी हड्डियों की देखभाल करना और आगे चल के कोई उनको समस्या ना हो। उससे जुड़े जितने भी सवाल हैं उन्होंने उसके आप लोगों ने जवाब बहुत अच्छे से दिए, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी और आप सभी दर्शकों का शुक्रिया करना चाहूंगी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रूही, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट ट्यूसडे फिर मिलेंगे न्यू टॉपिक के साथ, कोई हेल्थ से जुड़े आपके टॉपिक के साथ और न्यू एक्सपर्ट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।